गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आप लोगों को मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4, उसमें मेन चीज आपकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक आपका चल रहा है। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द थिंग्स। मीन्स जो लास्ट ईयर 11th में आप लोगों ने रीड किया था वो टॉपिक्स यहाँ पर अगेन आ चुके हैं, उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले वायरस। वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम। वायरस इज आल्सो एक प्रोग्राम। वायरस भी क्या है? एक प्रोग्राम है, बट वो मैलिशियस होता है, मतलब दुर्भावनापूर्ण, जो आपको गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हो, कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर या डेटा को नुकसान पहुंचाता हो, या नेटवर्क पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हो। ठीक है, उसे हम वायरस कहेंगे। वायरस में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें अब नेक्स्ट जो है कि वायरस को आइडेंटिफाई कैसे करें। आपके सिस्टम में वायरस आ गया, ये कैसे कंफर्म होगा? ठीक है, टू आइडेंटिफाई द वायरस, वायरस की पहचान करने के लिए उसके कुछ स्पेशलिटी हैं, पता पड़ेगा कि वो कैसे है, आपके सिस्टम में अवेलेबल है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज लॉन्ग टाइम टू लोड। अब आपकी बुक में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ, वही आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, बट मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको जल्दी बता सकूं। लॉन्ग टाइम टू लोड मीन्स इट्स टेक्स्ट लॉन्ग टाइम टू लोड फॉर एनी प्रोग्राम्स। कोई भी प्रोग्राम आप चालू करने जाओगे तो अगर वो खुलने में या उसको चलने में टाइम लग रहा है तो लॉन्ग टाइम हो गया। लॉन्ग टाइम टू लोड मीन्स वहां वायरस है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि फाइल बहुत ज्यादा बड़ी होती है, या सिस्टम में वो फाइलें बहुत सारी एक साथ आपने रख रखी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन डाल रखे हैं, तो भी आपका सिस्टम लोड ले सकता है। ठीक है, बट इट इज आइडेंटिफिकेशन। हम पता लगा पाते हैं कि वायरस कैसे आ सकता है अगर ज्यादा टाइम लोड होने में ले रहा है तो। ठीक, सेकंड आइडेंटिफिकेशन अनप्रिडिक्टेबल प्रोग्राम बिहेवियर। मीन्स जिस प्रोग्राम को आप चलाने जा रहे हैं वो एक अनप्रिडिक्ट बिहेवियर करता हो। अनप्रिडिक्ट बिहेवियर मतलब आप जिसका भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा। आप उस पर क्लिक कर रहे हैं ताकि आप उसमें नाम लिख सकें, जबकि वो खुद कुछ टाइप करके नेक्स्ट लाइन पर चले जाता है, या फिर उस लाइन को छोड़कर नेक्स्ट लाइन पर अपने आप कंटिन्यू हो जाता है। मीन्स अनप्रिडिक्ट बिहेवियर होता है उस प्रोग्राम का। ठीक, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? इनएक्सप्लिकेबल चेंजेस इन फाइल साइज। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने जो फाइल स्टोर की थी, हमारी मेमोरी धीरे 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 अपने आप फुल होने लगती है। हम जो स्टोर करें, वैसे भी हम बहुत कुछ स्टोर कर देते तो मेमोरी तो वैसे ही फुल हो जाती है। ठीक है, बट हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या क्या फोटोज रखे, क्या क्या वीडियोज रखे हैं। बट अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है एंड यू नो कि व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर सिस्टम, और उसमें से आपने कितनी यूज कर ली है, नेक्स्ट टाइम अगर वो आपको बड़ी हुई दिखती है, मीन्स वहां कुछ वायरसेस हो सकते हैं। मतलब कि आपने जो फाइल रखी थी वो तो 4 MB की थी, but after some time you see that 4 MB is not size, it is changed to 8 MB, 16 MB, 20 MB, 100 MB। मीन्स अचानक उसके फाइल के साइज में चेंज आ जाता है। ठीक है, या नेक्स्ट है हैज इनेबिलिटी टू बूट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वायरस है तो है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर देता है कि आप उस पर क्लिक कर रहे हो, उसे ओपन ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या, ओपन नहीं होता तो हमारा मन भटक जाता है, अरे बंद करो, नहीं चलाना। हैज इनेबिलिटी टू बूट का मीन्स है कि जब वो उसे रन करने की कोशिश करता है तो उस फाइल को बूट नहीं कर पाता या रन नहीं कर पाता है हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट, स्ट्रेंज ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। स्ट्रेंज ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन का मीनिंग कि हमारे सिस्टम की स्क्रीन पर हमें कुछ अजीब सी तस्वीरें, अजीब सी इमेजेस दिखाई देने लगती है, या कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जैसे कलर्स मैशअप हो गया, कुछ आपस में स्क्रीन मैश होती हुई दिखाई देती है, या जो विंडोज है, अलग अलग विंडो है, सारी विंडो एक में मिक्स होती हुई दिखती है, या कहीं पर एक के बाद एक बहुत सारी लाइनें लग जाती है विंडोज की, तो ये स्ट्रेंज ग्राफिक भी हमारी स्क्रीन पर दिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीनेमिंग फाइल्स विद डिफरेंट नेम। मतलब एक फाइल है, उसका नाम आपने स्टोर किया था, सपोज कि आपने लिखा कुछ भी फाइल का नाम हो सकता है, जैसे बुक्स। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो बुक्स 1, बुक्स 2, बुक्स 3, कुछ इस तरीके से नेम दिखाई देने लगते हैं, या फिर
बुक्स करके कुछ चेंजेस हो गया और उसमें books.exe करके फाइल आ गई, मतलब फाइल का नेम चेंज हो गया और उसे आपकी स्क्रीन पर फिर से दिखाने लगता है या आपकी मेमोरी में उसको स्टोर कर देता है। तो नेम चेंज कर दिया, रीनेमिंग कर दी, मींस ये भी वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनयूजुअल एरर मैसेज ऑन द स्क्रीन पर अनयूजुअल मैसेज आने लगते हैं। कुछ भी मैसेज आ गया जैसे योर कनेक्शन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, अरे भैया कोई कनेक्शन किया ही नहीं तो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होने के चांसेस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। बट हो जाता है कि ये स्क्रीन पर कुछ अनयूजुअल एरर मैसेज आ जाते हैं। आफ्टर दैट करप्ट और डिलीट, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है जो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब बहुत ज्यादा आती हो जाती है, हम जिस फाइल को ढूंढने जा रहे हैं वो गायब हो गई, मीन्स या तो वो करप्ट हो गई है, ब्रेक हो जाती है बीच में से इमेज, या फिर डिलीट हो गई है। ये किसके कारण है? सारी चीजें वायरस के कारण। टू आइडेंटिफाई द वायरस, अगर आपको वायरस को पहचानना है तो ये सारी चीजें आप वहां पर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि वायरस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ वायरस, इसमें टोटल 8 आपकी बुक में एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैंने 8 जो वायरसेस हैं उनकी कुछ डिटेल्स लिखी शॉर्ट में, जिससे आप आसानी से जल्दी से याद रख सकें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस में। फर्स्ट इज फाइल वायरस। फाइल वायरस मीन्स किसी भी फाइल के अंदर अगर कोई वायरस होगा या किसी फाइल पर अगर वायरस अटैक करता है तो उसे हम फाइल वायरस बोलते हैं। जैसे .exe, .com इस नाम की फाइलों पर अगर वायरस ने अटैक किया है मींस वो फाइल वायरस है, ठीक। नेक्स्ट इज मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होगा? जहां हम हमारे मैक्रो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पीपीटी मींस पावर पॉइंट, देन एक्सेस, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सॉफ्टवेयर पर अगर अटैक हो रहा है किसी वायरस का, दैट्स कॉल्ड मैक्रो वायरस। आफ्टर दैट MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। ये क्या होगा? मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या है? एक आपका जो सिस्टम है उसमें बूटिंग की जो प्रोसेस होती है, सिस्टम के चालू या बंद होने के लिए जो प्रोग्राम लिखे होते हैं, उन प्रोग्राम्स में अगर आप डेटा को स्टोर किया है या उन फाइलों पर अगर अटैक हो रहा है, जो भी बूट रिकॉर्ड की फाइलें रखी है, सिस्टम को चलाने वाली जो फाइलें होती हैं उन पर, जिसको हम बोलते हैं OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोग्राम लिखे हुए हैं। तो जब ये चालू होता है सिस्टम तो ये प्रोग्राम अपने आप लोड होते हैं और उसे हेल्प करते हैं चलने में। तो वहां पर अगर कोई प्रोग्राम रखा उसे ही बंद कर दिया तो क्या सिस्टम ऑन होगा? नहीं। तो उसका नाम है मास्टर बूट रिकॉर्ड। और उस पर अगर अफेक्ट किया वायरस ने तो उस वायरस को कहेंगे मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस या MBR वायरस। नेक्स्ट इज बूट सेक्टर। बूट सेक्टर का डायरेक्टली मीनिंग है एग्जीक्यूट करने वाला सेक्टर, मतलब रन करने वाला सेक्टर। आपके सिस्टम को रन करना हो, प्रोग्राम को रन करना हो, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, जिसे भी रन करना हो, उसे रन करते वक्त अगर कोई वायरस अफेक्ट करता है दैट्स कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। अब ये बूट सेक्टर वायरस बेसिकली सबसे ज्यादा कहां इफेक्ट करता है? HDD मींस हार्ड डिस्क ड्राइव एंड FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, बोल सकते हैं सब। तो जो स्टोरेज होता है हमारा, मेमोरी जहां डिस्क में जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसको ये अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है मल्टी पार्टिव वायरस। मल्टी पार्टिव मींस, मल्टी मतलब जैसे आप लोग हैं मल्टी टैलेंटेड, अलग अलग टैलेंट है, पढ़ भी लेते हो, मैसेज भी कर लेते हो, फ्रेंड से बात भी कर लेते हो, ठीक है। एक साथ बहुत सारे काम, उधर से मम्मी चिल्ला रही है तो उनको भी रिप्लाई करना है, गाय भैंस को संभालना होगा, ठीक है, या घर संभालना होगा, जो भी वर्क है, एक साथ बहुत सारे काम मीन्स मल्टी पार्टिव। तो वही चीज यहाँ पर मल्टी पार्टिव का मतलब क्या? बूट एंड प्रोग्राम। बूटिंग की प्रोसेस पर भी अफेक्ट कर सकता है और प्रोग्राम, दोनों चीजों पर अफेक्ट करने वाला ये वायरस है, उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी पार्टिव वायरस। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक। ये वर्ड पहले आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। आई वांट टू एक्सप्लेन। पॉलीमॉर्फिक मींस मैनी फॉर्म्स। पॉली मींस मैनी, आगे आएगा ये, फिर से पूछूंगा मैं आपको नेक्स्ट जब क्लास आएगी। पॉली मींस मैनी, मॉर्फिक मींस फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स ऑफ अ वायरस, एक वायरस के एक से ज्यादा फॉर्म। अब वो कैसे दिखाएगा?
इनक्रिप्ट इट्स कोड एंड अपीयर डिफरेंट, अपना कोड जो है उसको इनक्रिप्ट मतलब बदल देता है, आपके सिस्टम में आ जाता है, अपने आप को बदल लेता है, अपना नाम चेंज कर लेता है वायरस और आपके सामने शो हो जाता है किसी दूसरे फॉर्म में। मींस एक फाइल, वो फाइल थी .exe के नाम से और वो किसी डॉक्यूमेंट या इमेज के नाम से आपके सामने ओपन हो रहा है ताकि आप उसे आसानी से देखकर क्लिक करें और वो वायरस फैल जाए। ठीक, तो पॉलीमॉर्फिक वायरस इसका टाइप हो गया। नेक्स्ट है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस क्या करता है, काइंड ऑफ टेक्निक्स का यूज करता है, बहुत सारे टाइप की टेक्निक यूज करता है, किस लिए, टू अवॉइड डिटेक्शन। अब डिटेक्शन क्या है, जब हम किसी डेटा को डिटेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं या उसे लाने की कोशिश करते हैं, तो उस डेटा को डिटेक्ट करने गए और ये क्या करता है, हमें अवॉइड कर देता है। मीन्स हमें उस फाइल को चलाने नहीं देता। सबसे ज्यादा यही होता है हमारे साथ, हम मोबाइल में कुछ भी क्लिक करने आते हैं वो उसको नहीं चलाने देता और उस फाइल से बाहर फेंक देता है या कहीं और चले जाता है या दूसरी फाइल ओपन कर देता है। तो ये वही चीज है, अवॉइड ऑफ डिटेक्शन। इतनी टेक्निक्स, अलग अलग तरह की टेक्निक्स से आपको डिटेक्शन करने ही नहीं देता है, बाहर फेंक देगा या फिर किसी दूसरी फाइल को ओपन कर देगा या फिर स्क्रीन को ब्लैंक कर देगा। तो ऐसे वायरस को हम बोलते हैं स्टील्थ वायरस। नाउ द लास्ट, ईमेल वायरस। ईमेल वायरस मींस, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल वायरस में हम एक पर्सन, वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजता है, मेल भेजता है और उस मेल में अटैचमेंट, सुना होगा ना अभी आप व्हाट्सएप पर यूज करते ही हो, अटैचमेंट मतलब किसी फाइल को ऐड किया है, कैसा डिजाइन बना होता है सेफ्टी पिन की तरह, कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिन होता है, ऐसा ही एक डिजाइन बना होता है और उसको बोलते हैं अटैचमेंट। अब अटैचमेंट क्या करता है, आपकी फाइल के साथ किसी दूसरी फाइल को अटैच कर सकता है या आपने जो मैसेज किया उसके साथ किसी फाइल को अटैच कर दिया। अब जो वायरसेस होते हैं वो भी ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास ईमेल आया, उसमें अटैचमेंट है, आपने उसे पढ़ा नहीं और सीधा अटैचमेंट पर क्लिक कर दिया तो वायरस आपके सिस्टम में घुस जाएंगे। मींस ईमेल में अटैचमेंट के थ्रू, ये लिखा है मैंने यहाँ पर अटैचमेंट के थ्रू वायरस आपके सिस्टम में लोड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ईमेल वायरस वर्क करता है। अब आपकी बुक में ईमेल वायरस के भी टाइप्स दिए हैं जो आपको रीड करने हैं, पहले लास्ट ईयर भी आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार अच्छे से इन्हें रीड कर लें। टाइप्स ऑफ वायरसेस में कोई से भी वायरस के बारे में पूछा जा सकता है और स्पेशली ईमेल वायरस के टाइप्स भी अलग से पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स। नेटवर्क सिक्योरिटी के क्या मेजर्स होते हैं? Measures means the combination of identification, authentication and authorization can control access to the system. लिखा हुआ है कि जब आप किसी सिस्टम को ऑथोराइज उसके लिए अगर रहते हैं, आप उसे चलाना चाहते हैं, तो तीन चीजें जरूरी होती है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन। द कॉम्बिनेशन इज वेरी यूजफुल स्पेशली इन नेटवर्क सिक्योरिटी। इन तीनों का होना जरूरी होता है किसमें? नेटवर्क में। सो वायरस टेक्निक्स आर, जो भी आप वायरस टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए तीन चीजें होना जरूरी है, कंपलसरी है, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, सबसे पहला है अथोराइजेशन। डिफाइन कर देता हूं। अथोराइजेशन क्या होता है? किसी से उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो कि लीगल होने चाहिए उसके लिए पूछना, दैट्स कॉल्ड अथोराइजेशन। एक अथॉरिटी होती है, एक पर्सन होता है जो आपसे आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपको परमिशन देता है। लिखा भाई लॉगिन आईडी अगर यूजर ने लीगल दिया है तो वो अथोराइज्ड यूजर कहलाएगा। ठीक है, मतलब अथॉरिटी जो होती है, जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम आपसे आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा और अगर आपने उसे क्लियर कर दिया, आप लीगल हैं, तो आप अथोराइज्ड यूजर कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथेंटिकेशन। लिखा हुआ ऑथेंटिकेशन इज ऑल्सो नोन एज पासवर्ड प्रोटेक्शन एज द अथोराइज्ड यूजर इज आस्क्ड टू प्रोवाइड वैलिड पासवर्ड। मतलब ऑथेंटिकेशन भी क्या है? अथोराइजेशन की ही एक प्रोसेस है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करें, एंड अगर वो यूजर एबल है, उसे
प्रोवाइड करने में, तो वो ऑथेंटिकेटेड यूजर कहलाता है, ऑथेंटिक यूजर कहलाता है। ठीक है, अब दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? ऑथोराइजेशन का मतलब होता है कि आप जब उस सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो आप ऑथोराइज है, मतलब आपके पास अधिकार है। ठीक, और ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहे हैं कि आप लीगल हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट इज इंट्रूजन डिटेक्शन। अभी ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन हो गया, नेक्स्ट इज इंट्रूजन डिटेक्शन, ये अगला टॉपिक है आपका। It is the art and science of sensing when a system or network is being used inappropriately or without authorization. Intrusion detection system is either a hardware device or software application that use known intrusion signature to detect and analyze both inbound and outbound network traffic for abnormal activities. Intrusion detection means एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में हो या एक ऐसा हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो और वो पता लगाता हो कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो लीगल है या इलीगल है, उसे हम बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपके जो हैं टॉपिक्स हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में दो चीजें दे रखी है, प्रॉपर नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी एंड साइबर लॉ। ठीक है, इसमें से प्रॉपर नेटवर्क सिक्योरिटी आप समझते हैं कि हमें जो भी प्रिकॉशंस मेजर करनी होगी या जो भी ध्यान रखने योग्य बातें होंगी उन्हें हम किस में रखेंगे? प्रिवेंटिव मेजर्स में। हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें किस टाइप की फाइल्स यूज करनी है, ज्यादा मेमोरी कार्ड्स नहीं चलानी है, ज्यादा पेन ड्राइव यूज नहीं करनी, जो सिस्टमेटिक तरीका है आप उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें। ठीक है, उसमें वायरस आते हैं तो आप टाइम टाइम पर अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहें, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है साइबर लॉ। आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना है, बेसिकली पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बात करते हैं व्हाट इज साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या होता है? लॉ यानी कानून, नियम। तो साइबर लॉ क्या होंगे? ऐसे नियम जो हमने साइबर के लिए बनाया। अब साइबर क्या होगा तो पढ़ते हैं। साइबर लॉ एक लॉ गवर्निंग साइबर स्पेस है, मतलब एक ऐसा एरिया या एक ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर हम कुछ नियम लगाते हैं। जैसे सपोज कि आप जो भी आपके फैमिली मैटर्स होते हैं, पारिवारिक समस्याएं, माता पिता से झगड़ा, माता पिता का आपस में झगड़ा, बच्चे का माता पिता से झगड़ा, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम कोर्ट जाते हैं। तो वहां एक कौन सी कोर्ट होगी? फैमिली कोर्ट नाम होता है ऐसा। ठीक है, वहां यही समस्याएं सुनी जाती है। जमीन के विवाद के लिए अलग से, है ना, या फिर किसी एक्सीडेंटल केस के लिए अलग से, तो जो भी है अलग अलग कोर्ट, अलग अलग पार्टीशन। ऐसे ही नियमों को भी, हमारे जो रूल्स हैं, लॉज जो बने हुए हैं, उनको भी अलग अलग पार्टीशन में रखा हुआ है। अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग अनुसूची, वो सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग एक अनुसूची जो हमारी बनाई गई वो किसके लिए बनाई गई? साइबर लॉ के लिए। एक ऐसा स्पेस दिया गया है जहां साइबर से रिलेटेड जो भी क्राइम होगा उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो साइबर लॉ के लिए इसमें अब बता रहे हैं कि साइबर लॉ इज वाइड टर्म। साइबर लॉ बहुत बड़ा एरिया है। क्या क्या हो सकता है इसमें? कंप्यूटर भी आ सकते हैं, नेटवर्क आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज डिवाइस आ सकती है, हार्ड डिस्क, यूएसबी, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सारी चीजें, यहाँ तक कि सेल फोन भी। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स आपकी इस लॉ के अंतर्गत आती है, उसके अंदर आती है। ठीक है, इसमें एटीएम मशीन्स भी ऐड है। कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें हम डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो, वो सभी साइबर लॉ के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें कुछ नियम या कुछ कानून बनाए गए हैं जो आपके साइबर को यूज करते वक्त अगर कुछ मिसबिहेव या कुछ गलत या कुछ क्राइम हो रहा हो तो उसके लिए वो रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ दैट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। साइबर लॉ किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने। विच आर इन फोर्स ओवर अ सर्टेन टेरिटरीज, कुछ स्पेशल एरिया पर ही ये वर्क कर रहा है। विच मस्ट बी ओबेड बाय ऑल पर्सन ऑन दैट टेरिटरीज,
उस टेरिटरी में, उस एरिया में आने वाले हैं। आप मोबाइल यूज करते हैं मीन्स आप उस एरिया में आ चुके हैं, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, एटीएम यूज करते हैं मीन्स आप उस एरिया में हैं। तो उस एरिया में आने वाले हर पर्सन पर ये रूल्स फॉलो होंगे। ठीक, अब क्या होते हैं ये, तो लिखा हुआ है वायलेशन ऑफ दिस रूल्स could lead to government action such as imprisonment or fine or an order to pay compensation। मीन्स गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर आपने इन रूल्स का या इन कानूनों का उल्लंघन किया तो आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर फाइन लग सकता है, या आपको उसके लिए पनिशमेंट दी जा सकती है, आपको पेमेंट या आर्थिक या शारीरिक कोई भी दंड दिया जा सकता है। अब साइबर लॉ के कौन कौन से लॉ हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, 4 पार्टीशन दिए हुए हैं। साइबर क्राइम्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। पहला तो साइबर क्राइम हो गया, किसी को भी सपोज कि आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, किसी का फोटो यूज करके आपने उस पर कमेंट कर दिया, हमें ये चीज पता नहीं होती कि हमने किसी का फोटो लेकर अपडेट किया और वो किसी के लिए गलत हुआ तो हम पर केस लगा सकता है। बहुत कम लोगों को पता है, आप लोग ध्यान भी नहीं रखते हैं। ठीक है, एज अ फ्रेंड किसी का उठा लिया फोटो और उसको अपडेट तो कर दिया, लेकिन वो चाहे तो आप पर साइबर क्राइम का लॉ लगा सकता है। ठीक है, तो साइबर क्राइम इसी को कहेंगे। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, आपके सिग्नेचर्स या पासवर्ड को चुरा लिया है उसने और वो आपके डेटा को यूज कर रहा है या आपको फाइनेंशियली कुछ इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, आपके डेटा को चुरा लेना या आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको यूज कर लेना। इन सभी चीजों को हम साइबर लॉ के अंदर रखते हैं। कुछ रूल्स या कुछ सेक्शन जो डिसाइडेड हैं। फर्स्ट इज टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ कर दी, किसी ने चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 65। उसको सेक्शन 65 में रखा है। अगर हैकिंग की है, हैकिंग में क्या होता है, आपके सिस्टम को, अभी आगे आएगा टॉपिक में उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली हैकिंग आपके सिस्टम से डेटा को चुरा लेना, आपके अथॉरिटी को खत्म कर देना और खुद उसे चलाना, तो हैकिंग सेक्शन 66 में आता है। और अगर पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने कहा था फोटो अपलोड करना, पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसको सेक्शन 67 में रखा है। ठीक है, तो साइबर लॉ का क्वेश्चन अगर आता है तो 4 मार्क्स 3 मार्क्स के समथिंग, अगर कुछ 4 मार्क्स में रहेगा, 4 मार्क्स में अगर ये आता है तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन इसके जो एरियाज है, कहाँ ये यूज होता है, आफ्टर दैट कि इसके 3 सेक्शन के नाम आपको लिखने होंगे। याद रखिए, सेक्शन का नाम आप रख लेंगे यार तो बहुत ज्यादा आसान भी रहेगा और इजी भी है। ठीक, तो ये आपका हो गया साइबर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक में आपको अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। थैंक यू क्लास।